मैं दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। एक ऐसा देश जो एक वक्त ब्रिटिश एम्पायर के लिए रिवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने मेरे देश को 200 साल तक लूटा। कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स जो भारत जैसे प्रॉस्परस कंट्री में ट्रेडर्स बन के आए थे, वो हमारे शासक बन गए। उनके आने से पहले इंडिया का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 23%, उनके जाते जाते वो रह गया सिर्फ 3%। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ब्रिटिश हिस्टोरियन एंगस मैडिसन ने कैलकुलेट किया है। 200 साल की लूट और डिस्ट्रक्शन के बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो उसका ज़्यादातर श्रेय महात्मा गांधी जी को दिया गया। नॉन वायलेंस इज अ वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। पर अगर आप आज के यंग इंडियंस को पूछोगे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का असली हीरो कौन है, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को आपस में बांट लिया है। कुछ लोग अग्रेसिव नेशनलिस्ट जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भारत की आज़ादी का क्रेडिट देते हैं, तो कुछ लोग महात्मा गांधी जी के नॉन वायलेंस को। बट दे कुडंट बी मोर रॉन्ग। हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। अ क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखकर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, आपको ऑफेंड नहीं होना है। ये एक फैक्ट बेस्ड वीडियो है, सो ट्रीट दिस एज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। ब्रिटेन के भारत छोड़ने के पीछे कई सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रीजंस है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। जैसे इंडिया में 20th सेंचुरी में बढ़ता हुआ नेशनलिज्म, ब्रिटिश रूल को मेंटेन करने का बढ़ता हुआ खर्चा, दुनिया भर के देशों से होने वाला कॉलोनाइजेशन का विरोध और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन का तेजी से कम होने वाला पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आइए जानते हैं 3 रीजंस व्हाई ब्रिटेन हैड टू लीव इंडिया। इतिहास का ऐसा सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। रीजन नंबर 3, हिटलर, वर्ल्ड वॉर्स एंड ब्रिटेन्स इकोनॉमिक डिक्लाइन। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन विनिंग टीम का हिस्सा थी, पर फिर भी युद्ध से होने वाले नुकसान की वजह से उनकी इकोनॉमी तेजी से नीचे गिर रही थी। ब्रॉडबेरी और हैरिसन की किताब द इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 में लिखा गया है कि पूरे वर्ल्ड वॉर 1 में 7 लाख से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए और 15 लाख से ज़्यादा घायल हो गए, जिसके कारण ब्रिटेन ने अपने ह्यूमन कैपिटल यानी वर्क फोर्स का 3.6% हिस्सा खो दिया। साथ ही उन्होंने अपने डोमेस्टिक एसेट्स यानी उनके देश की संपत्ति का 10% और विदेशी संपत्ति यानी ओवरसीज एसेट्स का 24% खो दिया। 2 कारणों की वजह से ब्रिटेन के लिए अपनी इकोनॉमी को सुधारना बहुत मुश्किल हो गया था। फर्स्ट, उनकी वर्कफोर्स में से कई सारे लोग युद्ध में मारे गए थे, और दूसरा, दुनिया में एक नया लिबरल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिका और जापान जैसे देशों ने टेक्सटाइल और इंटरनेशनल लेंडिंग जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रिटेन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। इसी कारण ब्रिटेन का इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूशन परमानेंटली कम होता जा रहा था। 1913 से 1920 तक सिर्फ 7 सालों में ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स 25% से कम हो गया था। और जब ब्रिटेन की इकोनॉमी में कुछ सुधार हो ही रहा था, तभी वर्ल्ड में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ। हर यूरोपियन देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी और बिजनेसेस फेल होते जा रहे थे। पूरा यूरोप आर्थिक मंदी के कारण दुखी था, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, एडोल्फ हिटलर। उस वक्त हिटलर ने जर्मनी के लोगों के वोट्स बटोरने के लिए उनको कुछ इस तरह मैनिपुलेट किया होगा। हे जर्मनी के वासियों, आप दुनिया में सबसे सुपीरियर आर्यन रेस का हिस्सा हो, जो सबसे प्योर और सबसे स्ट्रॉन्ग रेस है। आपके सारे दुखों का कारण ज्यूज है। मेरे स्वास्तिका सिंबल पर ठप्पा लगाइए और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा और जर्मनी को फिर से एक महान देश बनाऊंगा। और इसी तरह पूरे जर्मनी ने इलेक्शन में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ठप्पा लगा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने ब्रिटेन के शहरों पर और इंडस्ट्रियल एरियाज पर बड़े पैमाने में बमबारी की, जिसके कारण लोगों के घर, फैक्ट्रीज और कई सिटीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिल गया। इस नुकसान से रिकवर होने के लिए ब्रिटेन को बहुत सारे पैसे और लेबर की जरूरत थी, पर ये दोनों रिसोर्सेस वॉर के कारण अवेलेबल नहीं थे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन का ग्लोबल ट्रेड में भी बुरा हाल था, क्योंकि दुश्मन देशों ने ब्रिटेन की शिपिंग लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे ब्रिटेन ना तो कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहा था और ना ही इंडिया जैसे देशों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर पा रहा था। देश के नौजवान वॉर में फाइट करने में लगे हुए थे और देश की महिलाएं वॉर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी, जिसके कारण देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक आउटपुट कम होता गया। ब्रिटेन में रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ों का शॉर्टेज हो गया, साथ ही इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पर कर्जा बढ़ता गया। रिचर्ड रॉबर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन ने अपने ज़्यादातर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर दिया था और इसी कारण उनकी इकोनॉमी उतनी ही कमज़ोर हो गई थी जितनी कि वॉर में हारे हुए देशों की हुई थी।
ये स्पष्ट हो गया था कि यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक डिक्लाइन होना यानी ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खो देना। और यही था रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 3, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने जन्म लिया, जिसने ब्रिटेन के डोमिनेंस को खत्म कर दिया और 2 नए सुपर पावर्स को जन्म दिया, सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ग्लोबल डिप्लोमेसी में ब्रिटेन यूएसए का एक जूनियर पार्टनर बन के रह गया। नीचे गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से ब्रिटेन के लिए अपनी कॉलोनीज को मेंटेन करने का खर्चा उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया। दुनिया भर के देशों ने ब्रिटेन को ये समझाने की कोशिश की कि अब बहुत हुआ दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करके और इनोसेंट लोगों की हत्या करके प्रॉफिट कमाना। अब वक्त आ गया है कि वो कॉलोनियलिज्म का अंत कर दे, पर फिर भी ब्रिटेन नहीं माना। ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट होकर भी ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन तब तक जारी रखा जब तक वो अपने कॉलोनीज से पैसे और प्रॉफिट कमा पा रहा था। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्रॉफिट कमाना धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता चला गया। जब तक ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज से पैसे कमा रहा था तब तक वो खुश था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कॉलोनीज को मेंटेन और प्रोटेक्ट करने का खर्चा प्रॉफिट से ज़्यादा आने लगा। प्रॉफिट कम हो गया और खर्चा बढ़ने लगा। दरअसल पूरा ब्रिटिश एम्पायर एक इकोनॉमिक थियरी के बेसिस पर काम करता था, जिसका नाम था मर्केंटिलिज्म, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और व्यापारी पार्टनर बनकर कैसे अपनी पॉलिटिकल पावर और प्राइवेट वेल्थ को इंक्रीज किया जाए, इसी चीज़ पर फोकस करते थे। पैसे और पावर के अलावा उनको बाकी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने व्यापारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे देशों के व्यापारियों पर ट्रेड बैरियर्स और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाती थी और अपने खुद के व्यापारियों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी, जिससे वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सके और इम्पोर्ट्स को कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन ने भारत को सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया। इंडिया के व्यापारियों पर कड़े रूल्स लगाकर उनको खत्म कर दिया और उसके बाद इंडिया को खुद का माल बेचने के लिए एक मार्केट की तरह यूज़ किया। इससे ये हुआ कि इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, जैसे कि टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड शिप बिल्डिंग, और इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटेन से इंपोर्ट किए हुए चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गया। ब्रिटिश ऑथर हॉरस वॉलपोल ने लिखा है, व्हाट इज इंग्लैंड नाउ, अ सिंक ऑफ इंडियन वेल्थ। पर जब इंडिया से और अपनी बाकी कॉलोनीज से पैसे लूटना मुश्किल हो गया, तब जाके ब्रिटेन ने धीरे धीरे एक के बाद एक कॉलोनीज को छोड़ना शुरू किया। ब्रिटिश हिस्टोरियन एशली जैक्सन ने लिखा है कि ब्रिटेन का इकोनॉमिक डोमिनेंस तो कम हुआ ही था और बाकी देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी और बाकी देश भी मिलिट्री, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल पावर्स बन के उभरने लगे थे। बट ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा बर्डन था इतने बड़े एम्पायर को डिफेंड करना। तब ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस के मन में ये सवाल उठा कि इतना बड़ा एम्पायर डिफेंड करने में कोई फ़ायदा भी है या नहीं, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और वहीं से डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत हो गई। फाइनेंशियली और पॉलिटिकली कमज़ोर ब्रिटेन अभी इस हाल में नहीं था कि वो डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स को पूरे एशिया में फाइट कर पाए, और ये एक सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटेन ने जल्दबाजी में भारत छोड़ने का फैसला किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का सेक्रीफाइस वेस्ट हो गया। एक तरफ रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिस्ट लीडर्स ने अंग्रेज़ों के दिल में अपना डर बनाए रखा, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जैसे लिबरल लीडर्स ने छोटे से गाँव से लेकर बड़े शहरों तक लोगों को एकजुट किया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर का इकोनॉमिक डिक्लाइन यानी उनके अर्थव्यवस्था का डिक्लाइन भारत में उनके अंत का एक प्राइमरी रीज़न बना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि ये सारे रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी इनके बारे में कोई बात नहीं करता। किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक व्यक्ति को भारत की आज़ादी का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय दे देना सही नहीं है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट था। ये तो थी अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की कहानी, पर क्या आप जानते हैं ब्रिटिश एम्पायर ने कौन सा मास्टर प्लान यूज़ किया था भारत पर कब्जा करने के लिए? जानने के लिए हमारी ब्रिटिश एम्पायर वाली वीडियो ज़रूर देखिए।